नमस्कार दोस्तों, आम्रपाली दी अनटोल्ड स्टोरी के 8th एपिसोड में आपका स्वागत है। तो कि जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, आम्रपाली के ऊपर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यूपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि किसी न किसी दिन ज़रूर कोई बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। दोस्तों, इसी बीच हमने खबर सुनी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने आम्रपाली के ऊपर जो लोन दिया था उसकी रिकवरी के लिए वो ट्रिब्यूनल में गए हुए हैं और ट्रिब्यूनल ने उन्हें ऑर्डर दे दिया है कि आम्रपाली का जो कॉरपोरेट ऑफिस सेक्टर 62 में है उसको वो टेक ओवर कर सकते हैं। दोस्तों, ये खबर हमारे लिए काफ़ी परेशान करने वाली थी, क्योंकि यदि आम्रपाली का कॉरपोरेट ऑफिस बैंक ऑफ बड़ौदा ने ले लिया तो फिर उसके बाद हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। तो हम इस खबर से काफ़ी चिंतित थे, लेकिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बिना किसी देरी किए हुए उन्होंने कहा कि नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा का क्लेम आम्रपाली के कॉरपोरेट ऑफिस और दूसरे एसेट्स पे नहीं बनता है, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी, इन्होंने पहले हमसे ये ज़मीन ली थी और सारा का सारा जो लीज़ है ये इन्होंने हमारे साथ बनाया हुआ है। तो उस लीज़ डिड के अनुसार पहला हक जो बनता है, यदि वो जो भी लोन लेते हैं या जो भी उनका पैसा देना है अथॉरिटी को, तो उस पर पहला हक उनके एसेट्स पे हमारा बनता है। और ऐसा स्टेटमेंट देने के बाद वो उसी दिन ग्रेटर नोएडा के ऑफिशियल्स आए और उन्होंने आम्रपाली के 3 टावर्स वहाँ सेक्टर 62 में सील कर दिए। तो इस तरह से आम्रपाली का दफ्तर आखिरकार 2017 का समय था, 2017 के अप्रैल या मई महीने में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सील कर दिया। अब दोस्तों, हमारी बहुत बड़ी लड़ाई ज़मीन पे शुरू होने वाली थी। जब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का ये फैसला आया तो उसके बाद हम सारे बायर्स ने, सारे तमाम दूसरे जो आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे बायर्स ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि हमें हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो तकरीबन ऐसे सारे उपाय हम पिछले 6-7 सालों में कर चुके थे। ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं बचा था जहाँ पर हमने बात उठाई नहीं थी और वहाँ हमने अप्रोच नहीं किया था। नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में भी हमारा केस चल रहा था, ज़मीनी लड़ाई भी हमारी जारी थी। हम यूपी गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट के अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट ये मिनिस्ट्री से लगातार संपर्क में थे। मीडिया में लगातार इस बात की पब्लिसिटी की जा रही थी। आए दिन हमारे आम्रपाली के कोई न कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर अपनी बात कहते थे। हमारे जितने भी प्रोटेस्ट होते थे, चाहे वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर हो या चाहे आम्रपाली के कॉरपोरेट ऑफिस में हो या किसी ऐसी सार्वजनिक जगह पे हो, पार्लियामेंट के घेराव का भी हमने कोशिश की थी, या फिर सेक्टर 18 नोएडा में हम वहाँ जमा हुए थे और कैंडल मार्च निकाला था। ऐसी तमाम मीटिंग्स हुई थी दोस्तों, और इन सारी मीटिंग्स को मीडिया ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर कवर किया था। तो इससे हमारे आम्रपाली के बायर्स की जो समस्या थी वो काफ़ी लाइमलाइट में आ चुकी थी। और वही नहीं जो कि आम्रपाली के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, मगर तमाम जो आम आदमी हैं उनको हमारी प्रॉब्लम के बारे में पता लग गया था और वो ये जान चुके थे कि तकरीबन 45 से 50 हज़ार बायर्स एक फ्रॉड बिल्डर के चक्कर में पिछले 7-8 सालों से पड़े हुए हैं और काफ़ी परेशान हैं, और हर मंच पे अपनी बात उठाने के बावजूद उनकी कोई मदद नहीं हो रही है। दोस्तों, अब समय था कि हम आगे की अपनी रणनीति बनाएं, क्योंकि अभी तक इतने कोशिशों के बावजूद भी कुछ ऐसा बहुत चमत्कार तो हुआ नहीं था। ये बात सही थी कि हमारी जो समस्या थी वो लाइमलाइट में थी। मीडिया उसको काफ़ी
तत्परता से फॉलो कर रहा था। गवर्नमेंट या अथॉरिटी भी एक्नॉलेज कर रही थी हमारी प्रॉब्लम, मगर जहाँ तक सॉल्यूशन की बात है कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा था। तब एक मीटिंग हमने कॉरपोरेट ऑफिस के बाहर की, क्योंकि दोस्तों कॉरपोरेट ऑफिस तो बंद हुआ था, उसमें ताला लगा हुआ था और हम वहाँ जाते थे तो नॉर्मली टावर 1 के बाहर ही हम वहाँ इकट्ठे होते थे और अपनी बातें कहते थे और 2-3 घंटा गुजारने के बाद वापस अपने घरों में आ जाते थे। तो दोस्तों ऐसी ही एक मीटिंग शायद जुलाई के पहले हफ्ते में 2017 में वहाँ पर आम्रपाली के कॉरपोरेट ऑफिस के बाहर हुई और उस मीटिंग में तमाम लोग आए हुए थे। दूसरे प्रोजेक्ट के भी बायस आए हुए थे और सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन ड्रीम वैली के प्रोजेक्ट से था। हमारे विला से तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं, मगर हाई राइज से काफ़ी लोग आए हुए थे। यदि कहूँ तो 200-250 लोग आए हुए थे और दूसरे प्रोजेक्ट के भी 200-250 लोग, तकरीबन 500-600 लोगों की वहाँ जमावड़ा था। तो वहाँ पर उस दिन उस मीटिंग में हमने ये फैसला किया कि देखिए इतने कोशिशों के बावजूद भी हमारे प्रोजेक्ट में कोई आगे बढ़ने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अब या तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम जैसी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 7 सालों से वैसे ही जारी रखें और किसी चमत्कार की आशा करें। दूसरा ये है कि चमत्कार की आशा किए बिना हम कुछ ऐसा करें जिससे ये हमारी जो सोई हुई सरकार है, व्यवस्था जो बिल्कुल जंग खा चुका है, कम से कम उसमें एक नई जान आए और वो फिर से हमारी समस्याओं पर विचार करना शुरू करें। बहुत लोग ने बहुत सारे सजेशन दिए कि हमें ये करना चाहिए, हमें पब्लिक प्लेसेस में जाके ट्रैफिक को रोक देना चाहिए। इस तरह का जैसा कि आप अक्सर देखते हैं, ख़ास करके किसानों में ये जो इस तरह का प्रोटेस्ट करने का काफ़ी चलन है। जाटों के आरक्षण का आंदोलन हुआ था तो आपने भी सुना होगा कि कैसे वो जाट पूरे नॉर्थ इंडिया में उन्होंने रेलवे लाइन के ऊपर खड़े होकर कैसे रेल की जो पूरी जो सर्विस है रेलवेज़ की उसको उन्होंने बिल्कुल रोक दिया था और वैसे ही सड़कों पे निकल के पूरी ट्रैफिक को रोक दिया था और इस वजह से उनकी जो एजिटेशन थी वो काफ़ी लाइमलाइट में आई थी और सरकार को भी झुकना पड़ा था। तो इस तरह के सजेशन आ रहे थे कि हमें पब्लिक प्लेसेस में जाके अपनी प्रोटेस्ट करनी चाहिए, पार्लियामेंट का घेराव करना चाहिए, ऐसे। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस के बाहर भी जाने की बात थी ताकि वहाँ पे जो देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो बड़े बड़े न्यायाधीश हैं उनकी जानकारी में ये बात लाई जाए। कई तरह के मशवरे आ रहे थे और लेकिन हमारी समस्या ये थी कि जैसे किसान रेल रोको आंदोलन बहुत सफलता से करते थे तो वहाँ पे उनकी पार्टिसिपेशन काफ़ी थी, क्योंकि वहाँ जो लोग जो वहाँ इन्वॉल्व थे उनकी संख्या काफ़ी थी। किसी भी मीटिंग में 10,000 20,000 लोगों का आना आम बात था, जबकि हमारे साथ समस्या थी कि 45,000 बायस होने के बावजूद भी जब भी ज़मीन पे वहाँ पर आने की बात होती थी, किसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने की बात थी, तो सबसे बड़ी भीड़ जो है वो 500 के तकरीबन हुआ करती थी। मुझे आज तक याद नहीं है कि 500 या 600 से ज़्यादा लोग कभी भी किसी भी आम्रपाली के प्रोटेस्ट के लिए आए हों। तो दोस्तों इतने कम लोगों के साथ इस तरह का पब्लिक प्रोटेस्ट जो है वो करना कभी भी सफल नहीं होता। इनफैक्ट यदि हम उस तरह की करने की कोशिश करते तो बहुत बुरी तरह से असफल रहते और उसमें हमें काफ़ी नेगेटिव पब्लिसिटी मिलती। तो दोस्तों ये सोचकर हमने इस तरह के तमाम जो सजेशन थे उसको रिजेक्ट कर दिया और फिर हमने सोचा कि कुछ अलग हट के करना चाहिए। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारी आज़ादी जो है, हमारे देश की आज़ादी
1947 में हम आज़ाद हुए, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी बात थी जिसने अंग्रेज़ों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। कहते हैं कि इन इन ब्रिटिश कॉलोनी देयर वाज नेवर अ सनसेट। कहने का मतलब ब्रिटिश साम्राज्य ऐसा था जो कि ऑस्ट्रेलिया से शुरू होके अमेरिका तक जाता था और उसमें सूर्यास्त कभी नहीं होता था। इतने बड़े कॉलोनियल पावर को हमारे देश के नेताओं ने, खास करके महात्मा गांधी जी ने घुटने टेकने पर मजबूर किया था। और उसमें जो सबसे बड़ी जो रोल, जो सबसे एक जो चीज़ जिसकी सबसे बड़ी अहमियत थी दोस्तों, वो था सत्याग्रह। तो हमने सत्याग्रह करने का फ़ैसला किया, यानी कि हम वहाँ पे आम्रपाली के दफ्तर के बाहर 24 घंटे वहाँ पे सत्याग्रह पे बैठ जाएंगे, ताकि जितनी सोई हुई हमारी सिस्टम है, हमारी सरकार है, हमारी व्यवस्था है, उन तक हमारी बात पहुंची कि क्या बात है कि इतने सारे लोग जो कि कामकाजी हैं, जो कि मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं कि जिनके पास कोई अपने बाप दादा की जायदाद हो, जिन्हें रोज़ काम करने के लिए अपने दफ्तर जाना पड़ता है, जिन्हें रोज़ अपने परिवार को संभालने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, वो अपना सारा काम धाम छोड़ के यहाँ पे आम्रपाली के दफ्तर के बाहर सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, ये फ़ैसला हुआ कि हर दिन हम लोगों में से कम हम बैचेस बनाएंगे 20-20 लोगों की, और यहाँ 24 घंटे हमारी विजिल होगी, और यहाँ पे कुछ तंबू वगैरह उस तरह की हम वहाँ व्यवस्था करें ताकि रात को लोग वहाँ पर आराम से बैठ सके या सो सके। तो इस तरह की बातें हुई। तो इस तरह का फ़ैसला करने के बाद हम वापस अपने घर आ गए, ये सोच के कि बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई होगी। मगर दोस्तों, ऐसा फ़ैसला लेने के बावजूद भी उसमें कुछ आगे कुछ प्रगति दिखाई नहीं पड़ी, और वो बस केवल एक प्रपोज़ल सा रह गया था। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि वो तो हमने तो फ़ैसला कर लिया था कि हम इस तरह के जाके 24 घंटे का वहाँ पर आम्रपाली के दफ्तर के बाहर बैठेंगे, और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार या सरकार के कोई नुमाइंदे हमारे पास आके हमारी समस्याओं का कोई सॉलिड समाधान नहीं निकालते हैं। लेकिन दोस्तों, उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। अचानक दोस्तों एक दिन चमत्कार हो गया, और 2 लोग, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका नाम क्या है, मगर 2 लोगों ने वहाँ पे ये मेरे ख्याल से शायद अगस्त के पहले हफ्ते की बात है, 2 या 3 अगस्त 2017 का दिन था। 2 महानुभाव जो हमारे आम्रपाली प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, वहाँ पर बैठ के उन्होंने सत्याग्रह का ऐलान कर दिया। दोस्तों, ये खबर फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे जंगल की आग की तरह फैल गई, और आपको यकीन नहीं होगा, अगले सुबह से ही इतनी भीड़ वहाँ पर जुटने लगी जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता दोस्तों। और जहाँ आम्रपाली के जिस मीटिंग्स में हम 200-300 लोगों के लिए तरसते थे दोस्तों, वीकडे होने के बावजूद भी वहाँ कम से कम 3-4 हज़ार लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। क्योंकि ये खबर ऐसी थी जिससे जो लोग सोए हुए भी थे और जिन्होंने सारी अपनी उम्मीदें छोड़ दी थी कि अब शायद हमारे आम्रपाली प्रोजेक्ट में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी कोशिशों के बावजूद यदि सरकार कुछ कर नहीं रही है, नोएडा या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी कुछ कर नहीं रही है, तो इसमें और क्या हो सकता है। तो लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि हमारे कुछ बायस की मौत भी हो चुकी थी, कुछ की तो एकाध की शायद कैंसर की वजह से मौत हुई थी, मगर एकाध शायद उनके ऊपर काफ़ी दबाव भी था, हार्ट अटैक की वजह से मौत हो चुकी थी। तो ये काफ़ी बड़ा ही डिस्ट्रेसिंग माहौल था, बहुत ही डिप्रेसिंग माहौल हो गया था। और ऐसे में इस तरह की खबर आ जाना अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं थी। तो जो कहते हैं ना कि संजीवनी, तो उस सत्याग्रह
की जो शुरुआत हुई उसने हमारे आंदोलन में एक संजीवनी का काम किया दोस्तों। और उसके बाद मैं आपको बता नहीं सकता ये आंदोलन कितना सफल रहा। और रोज़ ही उसके बाद जब वहाँ पे भीड़ जमने लगी तो वहाँ पे जो अग्रणी थे लोग उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इसको हम एक शेप दें, ये बिल्कुल हाफाजाड वे में नहीं चलना चाहिए। और दोस्तों बाकायदा एक लिस्ट बनाई गई और जिसमें लोगों को कहा गया कि जो भी लोग यहाँ पे शामिल होना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट में वो अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखा दें और ये बता दें कि कब उपलब्ध हो सकते हैं और उनको फिर ज़रूरत के हिसाब से कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा एक शेड्यूल सा बन गया, एक बहुत सिस्टमैटिक ढंग से एक आंदोलन को आगे बढ़ाने की एक रूपरेखा तैयार हो गई। और मुझे ध्यान है तकरीबन 200-250 लोगों ने अपना नाम स्वेच्छा से लिखवाया। और उसके बाद दोस्तों ये जो सत्याग्रह था वो सत्याग्रह का आंदोलन अपनी पूरी रफ्तार से वो चल पड़ा और रोज़ ही वहाँ पे तकरीबन 100-150 लोग वहाँ पे इकट्ठा होते थे और लोगों ने वहाँ पैसे भी कंट्रीब्यूट किए और उसकी मदद से वहाँ पे एक टेंट और वहाँ पे गद्दे और बेड सीट या इस तरह के वो पानी पीने की व्यवस्था वगैरह इन सभी चीज़ों की व्यवस्था की गई क्योंकि वहाँ पर लोग 24 घंटे मौजूद होने वाले थे और ये सब व्यवस्था ज़रूरी थी। तो वहाँ पे ये सारी व्यवस्था की गई और लोग आते गए और वहाँ पे 24 घंटे का वो विज़िल शुरू हो गया। और इसकी जो पब्लिसिटी थी वो प्रेस ने काफ़ी की और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में इस खबर को बहुत तत्परता से आगे बढ़ाया गया। और ये तमाम लोगों में ये बात फैल गई कि आम्रपाली के बायस ने इस तरह का अपना अनोखा प्रोटेस्ट शुरू किया जिसमें वो 24 घंटे आम्रपाली के दफ्तर के बाहर मौजूद रहेंगे। दोस्तों मुझे ध्यान है कि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी उस आंदोलन में शामिल हो गए जिनका शायद हमारे प्रोजेक्ट से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। वो आप कहते हैं ना कि जहाँ पे गुड़ होता है वहाँ पर चींटियाँ भी आ जाती हैं, उनके अपने मकसद होते हैं। तो मैं वहाँ बहुत सारे ऐसे लोगों को देखने लगा जिनका हमारे आम्रपाली के प्रोजेक्ट से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं था। तो खैर हमें पता है कि जब भी इस तरह का कोई बड़ा आंदोलन होता है तो इस तरह के लोग जो होते हैं जो अपने किसी न किसी स्वार्थ की वजह से, चाहे वो उनका राजनीतिक होता है या कुछ फाइनेंशियल एंगल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं इस तरह की लोगों की पीड़ा में भी, लोगों के कष्ट में भी अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो वैसे एक सज्जन थे, मिस्टर वालिया नाम था। तो वहाँ पर उन्होंने एक चाय की दुकान अपनी स्थापित कर ली थी और वहाँ पे उनका कहना था कि जितने यहाँ पे बायस आएंगे आम्रपाली का प्रोटेस्ट करने के लिए मैं उनको फ्री में चाय पिलाऊंगा। तो जबकि उनका हमारे प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं था, वो ऐसा सामाजिक सेवा क्यों कर रहे थे। वैसे हो सकता है कि आम्रपाली ग्रुप वालों ने ही, अनिल शर्मा ने ही शायद उनको वहाँ पर भेजा होगा, क्योंकि ये जो खबर थी वो अनिल शर्मा और उनके जो करीबी लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया था उनके लिए भी काफ़ी दहलाने वाली थी, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा था कि यहाँ पे ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है और इसको शायद सरकार भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। तो आपको जैसा पता होगा इस तरह के प्रोटेस्ट में अक्सर जो जिनके खिलाफ़ प्रोटेस्ट होता है वो उसका जायज़ा लेने के लिए, उसका भेद जानने के लिए हमेशा इस तरह के अपने लोगों को वहाँ पर भेजते हैं। तो हो सकता है, वैसे मुझे इस बात का वैसे तो कोई सबूत नहीं है, मगर वो कहते हैं ना दोस्तों, एक सिक्स सेंस होता है जो सारे सेंसेस से ज़्यादा पावरफुल होता है। क्योंकि मैं खुद वहाँ पे 4-5 मैंने रातें गुजारी दोस्तों, और वहाँ पर लोगों से मिलता था। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती थी कि वहाँ पर 28-29 साल से लेके 35-36 साल से लेके
एक सज्जन थे जो ऑलमोस्ट 75 साल के रहे होंगे, और ऐसे लोग वहाँ पर जमा थे, हर उम्र के हर वर्ग से वहाँ पर लोग थे, और जो लोगों में जोश काफ़ी था। मैं उनकी एनर्जी देख के दंग हो गया था, और उससे मुझे भी काफ़ी प्रेरणा मिली, और मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, इतने सारे लोग हैं दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, मेरा घर इंदिरापुरम में है, जहां मैं पिछले 9 सालों से रह रहा हूं। तो वहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पे था, मगर मैं इतने जोश में रहता था उन दिनों कि मैं रात में खाना खा के तकरीबन 9:30 बजे वहाँ से चलता था, और वहाँ से मैं पैदल ही वॉक करता हुआ वो 4-5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता था और वहाँ पहुँचता था, और रात पूरी वहाँ गुजरती थी। दोस्तों, वैसे तो वहाँ सोने का इंतज़ाम था, वहाँ पे गद्दे लगे हुए थे, चादरें थी, मच्छरदानी की व्यवस्था थी, शायद 2 मच्छरदानी था, पानी पीने की व्यवस्था थी, लेकिन सोना वहाँ संभव नहीं था क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े मच्छर थे दोस्तों। और मैं अपने साथ वैसे ओडोमॉस ले जाता था, मगर ओडोमॉस की उन मच्छरों के सामने कुछ नहीं चलती थी। पता नहीं, शायद वो भी अनिल शर्मा के पालतू होंगे, तो वो खून चूसने में किसी तरह की कंजूसी नहीं करते थे। तो दोस्तों, मुझे याद है वो 5 रातें जो मैंने वहाँ गुजारी, सोना तो बिल्कुल संभव नहीं था, लेकिन मुझे उसका कोई मलाल नहीं है, क्योंकि रात भर नहीं सोने के बावजूद भी मेरी एनर्जी में कोई कमी नहीं आती थी, और मैं सुबह अपने आप को बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करता था। और वहाँ घर जाके भी मैं सो नहीं पाता था, क्योंकि दिन में मुझे सोने की आदत है नहीं शुरू से, लेकिन मुझे दोस्तों बहुत मज़ा आता था, और वो रात वहाँ पे गुजारना एक बहुत ही अद्भुत वहाँ पर एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट हर आधे घंटे के बाद वहाँ पर पुलिस की और पेट्रोलिंग की गाड़ियाँ आती थी, और मुस्कुराते हुए चले जाते थे। शुरू में तो उन्होंने पूछताछ की कि भाई आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, मगर जब उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये जेन्युइन लोग हैं और ये इनकी अपनी ये घर की प्रॉब्लम है, तो इनफैक्ट वो काफ़ी उनका सहानुभूति वाला उनका रवैया था, और मुस्कुराते थे। कई बार वो अपनी गाड़ियाँ रोक के हमसे बातें भी करते थे। कई तरह के लोग वहाँ पे आते थे, और जैसा कि आपको लगता है, शायद आप घरों में सोते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि रात में ये कमर्शियल एरिया जो होता है, सेक्टर 62 कमर्शियल एरिया है नोएडा में, तो वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटी होती है, और एक नई ही दुनिया बन जाती है। एक बार मुझे ध्यान है, एक गाड़ी वहाँ पर आके रुकी जिसमें 4-5 लोग थे, और वो नशे में बिल्कुल धुत थे, और उसमें से एक आदमी गाड़ी में से निकला लड़खड़ाते हुए, और वो हमारे पास आ गया जहाँ पे टेंट था और जहाँ हम बैठे हुए थे, और वो पूछने लगा कि भाई साहब, क्या आपको पता है यहाँ पर कोई ठेका होगा? तो हम हंसे बिना नहीं रह सके कि दोस्तों, हम यहाँ पर इतनी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए अपनी रात की नींद तबाह करके बैठे हुए हैं, और इन जनाब को अपनी दारू की पड़ी हुई है। मगर ऐसा ही है दोस्तों, और कई तरह के वहाँ पे लोग आते थे। इनफैक्ट वहाँ पे हमारे भी कई दोस्त थे दूसरे प्रोजेक्ट्स के, तो उनको भी आदत नहीं थी इस तरह से रात गुजारने की। तो उसमें से कई लोगों को मैंने देखा, वो भी अपना 2-3 पैग चढ़ा के आते थे, ताकि वो रात की जो कठिनाइयों का मुकाबला शायद वो ऐसे कर सके। मुझे आदत नहीं है, और मेरी अपनी इच्छा शक्ति है, काफ़ी मजबूत है, मुझे इस तरह के सहारों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं उन्हें देखा करता था और मज़े लिया करता था। ठीक है भाई, आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपका अपना तरीका स्ट्रेस को झेलने का, तो ठीक है, आप कंफर्टेबल रहिए। मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी कॉज के लिए आया हूँ, और आप जब इस तरह के कॉज के लिए फ़ाइट करते हो, तो आपकी इंटेंशन और आपका कंडक्ट जो है वो एग्जेम्पलरी होना चाहिए, और मैं इस चीज़ में काफ़ी यकीन करता हूँ। तो मैं बहुत अच्छे और बहुत पवित्र तरीके से उस एजिटेशन को अपनी ओर से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा था दोस्तों। और ये जो अनोखा एजिटेशन था ऑलमोस्ट 59 डेज़ तक चला, और मुझे ध्यान है कि वहाँ पर जो हमारे
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे मिस्टर महेश शर्मा, वो एक दिन आए पूरे अपने दल बल के साथ, उनके बॉडीगार्ड से, और उन्होंने वहाँ पे जो बायस थे उसको संबोधित किया और कहा कि हम जल्दी ही आपकी समस्या का समाधान करेंगे दोस्तों। सो आप इस तरह से यहाँ नहीं बैठे कि इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं उनकी आंखों में देख के कह सकता था कि ये बस केवल सरकार की तरफ से एक कोशिश है ताकि बायस को झूठी दिलासा दी जा सके। और मैंने उनको उनकी जब मीटिंग हो रही थी और सारे बायस सुन रहे थे, तो जैसी मेरी आदत है मैंने उनको टोका भी और कहा भी कि देखो, आज तक तो आपने किसी तरह की मदद की नहीं है, बल्कि जब आपकी सरकार यहाँ पर यूपी में बनी थी तो आपने कहा था कि सेंटर में आपने हमारी गवर्नमेंट बनाई है, तो यहाँ पर यूपी में आप हमारी गवर्नमेंट बनाओगे तो शायद दोनों सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन करना आसान होगा। मगर ये सिर्फ आपके खोखले वादे रहे, आपकी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पर आके आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई चुनावी भाषा कोई चुनावी वादा कर रहे हैं जो कभी पूरे नहीं किए जाते हैं। खैर, वहाँ पर उनके जो समर्थक या चमचे कहे तो ज़्यादा बेहतर है, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि प्लीज़ ज़रा इनको सुनिए, नेताजी बोल रहे हैं और वो जो कह रहे हैं ज़रूर पूरा करेंगे। तो दोस्तों, ऐसा था वो अनोखा आंदोलन जो पूरे 59 दिनों तक चला। और 59 दिनों बोलिए तो तकरीबन 2 महीने होते हैं, एक काफ़ी बड़ा वक्त होता है। और ये आम्रपाली के एजिटेशन का बहुत ही अद्भुत एक पार्ट था जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। और मैं उस एजिटेशन से जुड़ा रहा। मैंने 5-6 रात वहाँ पर बिताई और बहुत ही अच्छा मुझे वहाँ पे अनुभव हुआ। लेकिन दोस्तों, इस आंदोलन के बाद क्या हमारे घर मिलने की राह आसान हो गई? क्या जो महेश शर्मा जी ने वहाँ पर आकर वायदा किया था, क्या वो वायदा पूरा करने के लिए सरकार ने अपनी ओर से कोई सकारात्मक कदम उठाए? क्या हमारे मामले में कोई चमत्कार हुआ? दोस्तों, इसके लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू व्हाट आई हैड टू से, एंड I have much more to share with you, but for that you'll have to wait for the next episode. So thank you very much, guys. Take care and stay safe. Bye bye.